किशोर अनपढ़ था और वो अपने भाई की फैक्ट्री में काम करता था और भाई बदले में उसे राशन वगैरह लेकर दे देता और साथ थोड़े से पैसे दे देता। किशोर की तीसरी बेटी पैदा हुई तो उसकी भाभी ने धर्मेश से कहा कि इसे कारोबार से निकाल दो, कल को तुम्हें इसकी बेटियां भी ब्याहनी पड़ेंगी। तो धर्मेश ने किशोर से कहा कि तुम बच्चे पैदा करते जा रहे हो और मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया। और ये कहकर उसने किशोर को नौकरी से निकाल दिया और फिर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया। एक दिन धर्मेश की पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल गया हुआ था तो पास वाले बेड पर उसकी नज़र पड़ी तो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर तो उसकी। मेरी बात सुने, ये आपको अपने भाई के चाव उठाने का इतना शौक क्यों चढ़ा हुआ है? उसकी जिम्मेदारियाँ तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। कब तक हम ये सब करते रहेंगे? पहले उसकी 2 बेटियां थीं और अब तीसरी बेटी भी पैदा हो गई है। बताओ भला कि हम उसकी बेटियों के पैदा होने का भी खर्चा उठाएं, इनको पढ़ाएं लिखाएं भी और फिर कल को इनकी शादियां भी करें? आखिर कैसे करेंगे हम ये सब? रचिता कितने दिनों से धर्मेश के कान उसके भाई के खिलाफ भर रही थी, ये सोचे समझे बगैर कि कारोबार में किशोर का भी उतना ही हक है जितना कि धर्मेश का है। ज़्यादा काम तो किशोर ही करता था। वो सीधा साधा सा इंसान था। वो बस इस बात पर खुश था कि उसका भाई उसे राशन लेकर दे देता है, उसे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जबकि उसकी पत्नी भूमिका एक समझदार औरत थी जो दूर की सोच रखने वाली थी। वो अपने पति के इस व्यवहार पर दुखी रहती थी। जब भी किशोर घर आता तो उसका मगन सा लापरवाह अंदाज देखती तो वो खौल कर रह जाती। आखिर आपको कब समझ आएगी? बच्चियां भी छोटी हैं, कल को बड़ी भी होंगी, इनके बड़े खर्चे भी होंगे। किशोर ज़रा सी नज़र उठाकर उसे देखता मगर फिर अपने पुराने काम में व्यस्त हो जाता। वह उससे कहती कि आप भाई से बात करें कि वो आपकी मेहनत के पैसे दिया करें, आप बस राशन उठाकर घर में ले आते हैं, ये जानते हुए भी कि 100 खर्चे हैं और मुझे ये खर्चे पूरे करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है। अब की बार किशोर जैसे चिढ़ गया था। मैंने तुम्हें नहीं कहा कपड़े सिलाई करने को, ये तुम्हारा अपना शौक है जो तुम कर रही हो और ये एहसान मुझ पर न जताया करो। अगर नहीं करना काम तो ना करो, मैं जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ, तुम लोग कोई भूखे नहीं मर रहे जो तुम इस बात पर बवाल मचा रही हो। भूमिका ने उदासी से उसे देखा और फिर उठकर किचन में आ गई। वो ये जान गई थी कि उसके पति पर किसी बात का असर नहीं होगा। वो अपने भाई के कानों से सुनता है और उसी की जुबान बोलता है। उसे लगता था कि भूमिका उन औरतों में से है जो अपने पति को अपने बहन भाइयों के साथ हंसता बोलता हुआ नहीं देख सकती। और वो ये बात नहीं समझ सका कि भूमिका जो कह रही थी वो सच था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि धर्मेश एक चालाक और मक्कार इंसान था। किशोर को इस्तेमाल कर रहा था। किशोर का जो हक बनता था उसे वो हक नहीं देता था। बस महीने भर का राशन पकड़ाकर वो अपने सारे फ़र्ज से बरी हो जाता था। उसकी पत्नी भी नाक भवें चढ़ाती, उन लोगों पर एहसान जताती जैसे ये लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हों और वो लोग उन पर एहसान कर रहे हों। भूमिका बुरी तरह से झुंझला जाती थी। ये उसके ससुर का कारोबार था, दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार थे। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि किशोर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। बचपन में वो बहुत बीमार हो गया था। स्कूल जाने से वो घबराता था। बीमार रहने की वजह से उसका दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे टीचर पढ़ाते तो वो एक शब्द भी पढ़ नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल में मार भी पड़ती थी। मार खाने की वजह से उसका स्कूल से दिल ही उचाट हो गया था। माँ बाप ने बहुत कोशिश की कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजें ताकि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सके, मगर किशोर पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। जबकि धर्मेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत बुद्धिमान था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। और फिर किशोर से मायूस होकर उसके माँ बाप ने अपना सारा ध्यान धर्मेश की तरफ लगा दिया था, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। जबकि किशोर घर के कामों में व्यस्त रहता था। उसके पिता की दुकान थी, वो अक्सर उनके साथ ही सेल्समैनी करता। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, सब लोग उससे प्यार करते थे। उसकी सोच भी सीमित ही थी, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। और फिर माँ ने धर्मेश की शादी अपनी सहेली की बेटी के साथ कर दी। वो बहुत ही तेज़ तर्रार और चालाक थी। धर्मेश की शादी के 2 साल बाद ही वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। इसके बाद किशोर खुद को भरी दुनिया में अकेला महसूस करने लगा था। धर्मेश को भी अपने माँ बाप की जुदाई का दुख था, मगर अपनी पत्नी की मोहब्बत पाकर वो जल्दी इस दुख को भूल गया था। मगर किशोर तो अकेला पड़ गया था और फिर कुछ टाइम के बाद एक गरीब घर की एक लड़की के साथ किशोर की शादी कर दी गई और इन दोनों का पोर्शन भी अलग कर दिया था। उनके पिता की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसको किशोर ने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़ी दुकान में बदल दिया था। धर्मेश बहुत अच्छी जॉब करता था, दिन रात मेहनत करता और अब उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ फैसले कर लिए थे और वो दुकान भी उसने बेच दी थी और उन पैसों में मिलाकर उसने एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगा ली। उसकी मेहनत और काबिलियत के बिना पर वो फैक्ट्री एक बड़ी फैक्ट्री में बदल गई थी। वो किशोर से काम तो करवाता था मगर उसे ज़्यादा पैसे नहीं देता था। धर्मेश ने अपने भाई की शादी भी लोगों की बातों की वजह से की थी। रिश्तेदार कहते थे कि वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया है, जबकि भाई अब अकेला
और परेशान है। उसकी पत्नी भी यही कहती थी कि मैं तुम्हारे भाई की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। फिर वो एक गरीब घर की लड़की के साथ उसे ब्याह कर अपने कर्तव्य से अदा हो गए। महीने के महीने उसे राशन डलवा देता। किशोर तो इसी में खुश था, मगर उसकी पत्नी भूमिका ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जिसमें वो पाई पाई के लिए दूसरों की मोहताज हो जाए। जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती तो मांगने पर किशोर उससे कहता कि भाभी से मांगो, और वो झुंझला कर रह जाती। कहती कि मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारी भाभी से क्यों मांगूं? ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, जबकि तुम लोगों का काम अच्छा जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों क्यों है? ऊपर तले की बेटियों के जन्म की वजह से भी वो परेशान थी, और किशोर तो सोचने समझने पर भी तैयार ही नहीं था। ऐसे में उसने अपनी सिलाई वाला काम शुरू कर दिया और कम दामों में कपड़े सिलाई करने लगी। इस बात पर भी उसके जेठ और जेठानी को ऑब्जेक्शन था। कहते कि वो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है, ताकि लोगों को बता सके कि हम इसे खर्चा नहीं देते। किशोर ने भी उसे बहुत मना किया, मगर भूमिका ने अपने पति की ये बात नहीं मानी थी, और फिर किशोर ने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। अब जेठ और जेठानी भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए थे। एक तरह से उन्होंने शुक्र ही किया था कि उसके रोज़ रोज़ के तकाज़ों से वो तो जैसे भी तंग आ गए थे। जब उसकी पहली जुड़वा बेटियों के जन्म हुआ तो उसकी जेठानी को बहुत ज़्यादा जलन का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी तो भूमिका से पहले शादी हुई थी, मगर अभी तक वो दोनों इस खुशी से वंचित थे। और दूसरी बार फिर से जब उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो वो अपने पति से कहने लगी कि किशोर से किनारा कर लो। वो अपने भाई से कहने लगा कि तुम बच्चों पर बच्चे पैदा किए जा रहे हो, कुछ सोचा है कि इनका भविष्य क्या होगा? किशोर सीधा इंसान था, कहने लगा कि भाई आप हैं ना, आपके होते हुए मुझे क्यों परेशान होना है? धर्मेश उससे इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। अब समय आ गया था कि वह उसे जान छुड़वा ले। कहने लगा कि अब मैं तुम्हें अपने साथ और नहीं रख सकता, किसी काम के नहीं हो तुम, ना तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, ना कोई काम धंधा कर सकते हो। मेरी फैक्ट्री से चले जाओ, मुझे किसी पढ़े लिखे वर्कर की ज़रूरत है, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। मगर किशोर उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे आपके अलावा कोई भी नहीं है। और फिर धर्मेश ने उसे जान छुड़वाने के लिए उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन तो उसे इस बात का एहसास था कि उसने अपने भाई के साथ गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर फिर वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था। दिन बीतते जा रहे थे, समय अपनी रफ्तार से बीतता जा रहा था। समय ने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया, पीछे रह जाने वालों को वो रौंद कर आगे निकल जाता है। अब और 5 साल आगे सरके तो धर्मेश को एहसास होने लगा था कि ज़िंदगी सिर्फ खाली खुली मोहब्बत पर नहीं गुजर सकती। उसकी पत्नी आज भी उतनी ही सुंदर थी जितनी पहले दिन थी, मगर क्या करता, खाली सुंदरता का, जब उसके आंगन में कोई फूल नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, कमाता, काम करता, मगर किसके लिए, जब भगवान ने उसे औलाद ही नहीं दी थी। तो अब वो इस बात पर सोचने लगा था। उसका व्यवहार भी रचिता के साथ बदलने लगा था, और वो ना उसे प्यार जताता। रचिता के दिल में खटक रहा था कि आखिर धर्मेश इतना बदल क्यों गया। ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरी औरत का चक्कर हो। अब वो धर्मेश पर शक करने लगी, उसका मोबाइल चेक करने लगी। घर आते ही उस पर सवालों की बौछार कर देती। इतनी देर कहाँ थे, घर क्यों नहीं आए, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी। और धर्मेश इन सबसे झुंझलाने लगा था। उसने अभी तक दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं था, न ही उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की थी। वो ऐसे मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी के होते हुए भी और औरतों के साथ समय बिताता। मगर रचिता की शक करने वाली आदत ने उसे इस बात पर मजबूर कर दिया था कि वो दिमागी सुकून के लिए उससे दूर रहे। अब वो और भी ज़्यादा घर लेट आने लगा था। जब भी घर आता तो उसे डिप्रेशन होने लगता था, क्योंकि रचिता उससे लड़ाई करने लगती थी, उसे सुकून से सोने भी नहीं देती थी। रचिता को भी ये एहसास था कि उसकी औलाद नहीं है, कहीं उसका पति दूसरी शादी करके उसे घर से बाहर ना निकाल दे। और वो उस दिन से बचने के लिए अभी से उस पर नज़र रखने लगी थी। हर समय रोक टोक और शक करने से धर्मेश को और परेशान कर दिया था। इन दिनों उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई थी। धर्मेश का सेक्रेटरी एक मेल था और उसके दोस्त का भाई था, उसके साथ बहुत वफादार था। धर्मेश को उस पर बहुत भरोसा था, मगर अब उसे एक और बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी। ये जॉब दुबई में थी। कहने लगा कि मैं इतना अच्छा चांस गंवाना नहीं चाहता, अब मैं अपनी पत्नी के साथ दुबई जाना चाहता हूँ। धर्मेश ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, उसे बहुत लालच दिया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, मगर वो रुकने को तैयार नहीं था। उसके जाने के बाद धर्मेश को बहुत सी मुश्किल का सामना करना था। अब वो सुबह ऑफिस में आ जाता और आधी रात तक वो कामों में बिजी रहता, उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं थी। इन्हीं दिनों ऑफिस में एक नई लड़की आई जिसे उसने फैक्ट्री की जॉब पर रखा था। वो लड़की बहुत सुंदर थी, जितनी वो सुंदर थी उतनी ही मासूम और सीधी भी थी। शुरू में तो धर्मेश ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए वो बाकी वर्कर्स जैसी ही थी। मगर फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि विधि बहुत सुंदर लड़की है, बहुत जिम्मेदार लड़की थी, हर काम पर गहरी नज़र रखती थी, और धर्मेश को उसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। अब वो धर्मेश के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई थी। घर में उसे रचिता ने बहुत तंग किया हुआ था, उसे एक पल भी सुकून का सांस नहीं लेने देती थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो विदित से शादी करेगा।
उसने विधि से अपनी पसंद का इजहार किया तो विधि को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने शर्माते हुए कह दिया कि आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मेरे माँ बाप से बात करें। अब फिर धर्मेश ने देर किए बिना उसके माँ बाप से बात की और सारा मामला उनके सामने खोलकर रखा कि वो ये दूसरी शादी करना चाहता है क्योंकि वो औलाद से वंचित है। 8 साल बीत गए हैं, अभी तक उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकी। उसने मेरा सुकून बर्बाद किया हुआ है, मगर आप चिंता मत करें, मैं विधि को अलग घर में रखूंगा और आप जो कहेंगे मैं इसके नाम वो करने को तैयार हूँ। वो लोग सीधे थे, कहने लगे कि हमें अपनी बेटी के लिए कुछ भी नाम नहीं करवाना। अगर इसके भाग्य में तुम्हारे साथ बसना लिखा हुआ है, इसके भाग्य में खुशियाँ लिखी हुई हैं, तो वो इसे मिलकर रहेंगी। धर्मेश उनकी सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने विधि के लिए अलग घर ले लिया था, वो घर उसके नाम कर दिया था और इस शादी को उसने खुफिया रखा था, अपनी पत्नी से छुपा कर रखा। अब वो अक्सर रात को देर तक विधि के पास रुकता और फिर घर वापस आ जाता। शुरू में तो रचिता को इस बारे में पता नहीं चला, मगर फिर एक दिन उसे शक हो गया। तब उसने धर्मेश का पीछा किया, इस तरह से उस घर में पहुंच गई। जब उसे पता चला कि धर्मेश ने दूसरी शादी कर ली है, तब उसने बहुत बवाल मचाया, बहुत बुरा भला कहा, विधि पर भी हाथ उठाने की कोशिश की, मगर धर्मेश ने उसे रोक दिया। कहने लगा कि तुम अपनी हद में रहो, ये भी मेरी पत्नी है, जितनी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ उतनी ही इसकी भी करता हूँ। मैं तुम्हें क्या किसी को भी परमिशन नहीं दे सकता कि वो मेरी पत्नी पर हाथ उठाए या इसे बुरा भला कहे। रचिता रोते हुए वहां से चली गई थी और फिर उसने इस जिंदगी से जैसे समझौता कर लिया था। एक दिन धर्मेश से कहने लगी कि मैं घर में अकेली होती हूँ, तुम अपनी दूसरी पत्नी को यहीं पर क्यों नहीं लेकर आ जाते। धर्मेश उसे जांचती हुई नज़रों से देखने लगा। तुम उसे तंग करोगी, लड़ाई झगड़ा करोगी और शायद वो भी तुम्हारे साथ रहने पर तैयार ना हो। वो कहने लगी कि मैं खुद उसे जाकर लेकर आऊँगी, इस तरह से तुम भी मेरी आंखों के सामने रहोगे। एक दिन तुम उसके साथ रहना और एक दिन मेरे साथ। उसने इतने आराम से बात की कि धर्मेश उसे देखता ही रह गया और फिर विधि भी उसकी बातों में आ गई। कहने लगी कि हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, मैं आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब धर्मेश भी रिलैक्स हो गया था, वो खुश था कि उसके घर का माहौल सुकून भरा हो गया था। मगर वो क्या जानता था कि रचिता ने हालात से समझौता नहीं किया था, बल्कि उसके दिमाग में एक साजिश चल रही थी। और अब जब से उसे ये पता चला था कि विधि प्रेग्नेंट थी और जल्द ही माँ बनने वाली थी, तब जलन के मारे बुरा हाल हो गया था। एक दिन उसने विधि को किचन में बंद कर दिया। उसने चूल्हे की गैस खुली छोड़ रखी थी। जब विधि किचन में बंद हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो चुका है। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी, ये आप क्या कर रही हैं। रचिता मक्कारी से हंसते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। तुमने मुझसे मेरा पति छीना है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इस घर में क्यों लेकर आई हूँ? इसलिए कि ताकि तुम्हारा पता साफ कर दूँ। ये सब मैं अपनी इतनी सफाई से करूँगी कि कोई ये जान नहीं सकेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई है। मगर तभी धर्मेश वहाँ पर आ गया। उसने रचिता का हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जलन की आग में इतनी जल रही होगी कि तुम इन दोनों की जान लेना चाह रही थी। मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे की भी वो मासूम है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो विधि को वहाँ से ले गया था और फिर कितने दिन उसने पलटकर वापस नहीं देखा। रचिता हर समय बहुत गुस्से में रहती थी। हर टाइम वो विधि को और धर्मेश को बद्दुआएं देती रहती थी। उस दिन वो गुस्से की हालत में ही खाना बना रही थी जब गलती से उसने चूल्हा खुला छोड़ दिया था और फिर दोबारा किचन में गई तो तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो बुरी तरह से जलकर रह गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग वहाँ पर आ गए थे। उसकी हालत देखकर वो सब परेशान हो गए। उसकी आग बुझाने की कोशिश करने लगे। फिर उसके पति को भी कॉल कर दी और उसे अस्पताल में पहुंचा दिया। अब वो बुरी तरह से जल गई थी। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी जब उसकी भूमिका पर नजर पड़ी। भूमिका की शायद डिलीवरी होने वाली थी और एक बार फिर से इस हालत में उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भूमिका के जिस्म पर कीमती कपड़े थे, चेहरे से भी खुशहाल लग रही थी। भूमिका के साथ किशोर भी मौजूद था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। किशोर उसे गौर से देखने लगा और फिर उसे पहचान गया क्योंकि रचिता का चेहरा काफ़ी हद तक जलने से बच गया था। उसका चेहरा काफ़ी हद तक पहचान में आ रहा था। भाभी, ये क्या हुआ आपको? किशोर उसके पास बेताबी से आया तो वो रोते हुए अपने साथ आप बीती सुनाने लगी। किशोर को यह सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ जब उसे पता चला कि उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली। वो अपनी पत्नी के साथ खुश है, पहली पत्नी को देखने के लिए भी नहीं आया। तो ये सुनकर तो उसे और भी दुख हुआ। भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी भी थी तो आपको उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। किशोर डेली उसके पास आता, वो घंटों उसके साथ बातें करता। किशोर को 3 बेटियों के बाद भगवान ने बेटा दिया था। उस दिन जब धर्मेश को उन लोगों ने घर से बाहर किशोर को इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था तो किशोर की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त के साथ हो गई थी। उसका वो दोस्त उसे अपने घर ले आया था। फिर वो उसके साथ मिलकर काम करने लगा। उसका दोस्त एक अच्छा इंसान था। उसे किशोर की हालत पर बहुत तरस आया कि सगे भाई ने भी उसे छोड़ दिया और इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। आजकल तो खून ही सफ़ेद हो गया है। इन दोनों ने दिन रात एक कर दी, मेहनत करते रहे और फिर उन्होंने अपने काम को अच्छा खासा बढ़ा लिया था।
वो दोनों पहले तो ठेले पर और फल और सब्जी बेचने का काम करते थे, मगर अब उनका ये काम दुकानों में बदल गया था। किशोर ने अपना घर भी बना लिया था और वो इस पर बहुत खुश था। भगवान का धन्यवाद करता नहीं थकता था। अब वो धर्मेश के पास भी गया, उसे भी भगवान का डर दिलाया कि इस कठिन समय में उसे अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रचिता जो भी है, जैसी भी है, उसकी पत्नी है और धर्मेश को भी इस बात का एहसास हो गया था, मगर अब बहुत देर हो गई थी। धर्मेश जब अस्पताल पहुंचा तो रचिता की मौत हो चुकी थी। तब धर्मेश फूट फूट कर रोया। वो आखिर समय में अपनी पत्नी से अपने व्यवहार की माफ़ी भी न मांग सका था और ये बात हमेशा के लिए उसके दिल में अटक कर रह गई थी। उसे भगवान ने एक बेटा दिया था और वो खुश तो था, मगर रचिता का चेहरा उसकी नज़रों से हटता नहीं था। अब वो अपने भाई से मिलता भी था, उससे बात भी करता था, मगर उसके दिल में जो कसक थी वो आज तक मौजूद थी कि उसने आखिरी समय में अपनी पत्नी का ख्याल नहीं किया और अपने भाई पर भी इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया था। शायद ये एहसास सारी ज़िंदगी उसके दिल में रहने वाला था। उसने किशोर को जायदाद में से हिस्सा देने का फैसला कर लिया, मगर किशोर ने ये सब लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि जब मैं खाली हाथ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब आपने मुझे मेरे अधिकार से वंचित रखा और अब मेरे पास सब कुछ है तो आप ये कुछ पैसे लेकर चले आए हैं। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और वो अपना सा मुँह लेकर रह गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।